हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के इस टॉपिक पे हम क्लास 12 फिजिक्स 2024 के संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, संपूर्ण फिजिक्स की किताब के महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को हमने आपके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और अनसॉल्व पेपर से छांट के लिए हैं, ताकि आपके एक नंबर भी पेपर में ना कटे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जो कि आपके एग्जाम में आ जाए और आपका नंबर कट जाए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो कैसे देंगे आप इसकी परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र पर अगर कोई बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अगर हम परीक्षण आवेश Q0 रख दें, ठीक है, तो उस पर जो प्रति एकांक आवेश, उसके प्रति एकांक आवेश पर जो बल कार्य करता है, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे E से व्यक्त किया जाता है। तो E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? E बराबर फॉर्मूला हो जाता है F/Q। ठीक, बल, कार्य करने वाला बल बटे परीक्षण आवेश Q0। ठीक, बटे परीक्षण आवेश Q0। इसका अनुपात क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, जहाँ पे E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F लगने वाला बल और Q क्या है? आवेश। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? परिभाषा और इसका फॉर्मूला देना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल F है, दोनों आवेशों के, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q आवेश है, यहाँ पे क्या है? माइनस Q आवेश, या फिर आप कर लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश है। ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो कार्य करने वाला बल F है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा इनकी जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। इसके क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो कार्य करने वाला बल है दोनों आवेशों में, जो कार्य करने वाला बल F है, इनके दोनों आवेश Q1 और Q2 के क्या है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन क्या है? बीच की दूरी जो R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनल पे करते हैं। ठीक, बाद में जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। तो नियतांक हमारा कौन सा आ जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? आपका कूलाम का नियम, और ये इसका फॉर्मूला है। इतना अगर आप कर देंगे तो 2 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देख सकते हैं आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? ठीक है, क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई, हम या तो कोई चालक ले लें, ठीक, या फिर कोई अचालक पदार्थ ले लें। ठीक है, जब कोई चालक और अचालक पदार्थ की जो प्रति एकांक लंबाई L है, ठीक, उसमें उपस्थित आवेश को, उसमें जो आवेश उपस्थित होता है, चाहे चालक पदार्थ में हो चाहे अचालक पदार्थ की, ठीक, उसकी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q/L, जहाँ पे Q क्या है? Q आवेश है किसी चालक या अचालक पदार्थ का, और लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, और L क्या है? इसकी लंबाई। ठीक है, अगर इतना आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपके 2 नंबर आसानी से आपको कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
हमारा अगला क्वेश्चन है पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, क्या होता है पृष्ठ घनत्व। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की, इसमें भी हमें क्या करना है, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल। अभी रेखीय आवेश घनत्व में क्या था, प्रति किसी चालक या अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई। इसमें क्या है, इसमें किसी चालक या अचालक पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल a, ठीक, पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा है उसे ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को इसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटे चालक का क्षेत्रफल, चालक या अचालक पदार्थ का क्षेत्रफल, जहाँ पे सिग्मा चालक का पृष्ठ घनत्व है, Q इसका आवेश है और A क्या है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी हमें परिभाषा देनी है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट अगर हम विभवांतर दे दें, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हम क्या करें, 1 वोल्ट विभवांतर दे दें, तो ये क्या करता है, उतनी ही ऊर्जा त्वरित कर लेता है, उतनी ही ऊर्जा त्वरित कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर वो अर्जित करता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, अभी तक आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, अब हम इसे 1 वोल्ट विभवांतर दिए थे तो 1.6 हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये वोल्ट में है, ये कूलाम में है, किस में बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मात्रक में यहाँ पे जूल आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन हमारा है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें संबंध बताना है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी संबंध पूछता है फिजिक्स में तो आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पद में फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अगर हम क्या करें, ये डॉट हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है इसको हमने पूरा प्रूफ करना बताया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे वेक्टर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी ए क्या है, डी ए इसका क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो ये था वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगला क्वेश्चन हमारा है गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये हमें क्या करना है, जब अगर आपसे ये 2 नंबर में पूछता है तो आपको केवल इसकी परिभाषा बतानी होती है, इसका फॉर्मूला बताना, केवल इतना करना है। अगर डेरिवेशन आता है तब आपको पूरा डेरिवेशन प्रूफ करना है और गॉस की प्रमेय भी साथ में आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, परिभाषा देंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब किसी बंद पृष्ठ से, ये जब कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो आवेश Q है उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम इसको तोड़ेंगे, ये जो डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। आप चाहें तो केवल इतना भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा भी लिखिए। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा देनी है तथा इसकी विमा भी हमें लिखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव V है परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 को, मान लीजिए ये जो परीक्षण आवेश कहाँ पे रखा है, Q0 पे रखा है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, कार्य करने की निष्पत्ति के बराबर वैद्युत विभव का मान होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश को अनंत से जब हम वैद्युत क्षेत्र तक लाए थे तो इसमें हमने जो कार्य किया था W तथा परीक्षण आवेश के मान की, यहाँ से जो परीक्षण आवेश आया इसके मान की निष्पत्ति के बराबर होता है वैद्युत विभव का मान, ठीक। तो ये हो गए वैद्युत विभव की बात। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत विभव V = W/Q0, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश का मान, ठीक। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका होता है जूल प्रति कूलाम। अब जूल प्रति कूलाम यानी कि वोल्ट, ठीक, ml² T⁻³ A इनवर्स, ठीक, ये इसकी विमा होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या यह संभव है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र E है वो शून्य ना हो, ठीक है, उसका मान शून्य ना हो लेकिन वैद्युत विभव आपका V = 0 हो। तो हाँ, वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति है, वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति है उसमें क्या होता है, उसमें जो वैद्युत विभव का मान आता है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। आप फॉर्मूला जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मान सेम हो जाता है, इसीलिए जब हम एक भुजा से दूसरी भुजा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक में से एक घटाएं तो मान क्या आता है, 0, ठीक है। दोनों भुजा सेम हो जाएंगी इसीलिए मान आएगा 0, ठीक है। तो ये संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा लेकिन वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। ऐसा किस कंडीशन में होता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। क्या होता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या कर दें, कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, चाहे ऐसा खींच दें चाहे ऐसा खींच दें, ठीक है। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर, अगर हम खींच दें, इसमें क्या करें, हर जगह से क्या करें, कोई भी वैद्युत क्षेत्र खींच दें, ठीक, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, इन पे जो वैद्युत विभव V1 V2 V3 सब बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव हो वो कैसा हो, समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र समान हो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। ये हमें प्रूफ करना है कि जो समविभव पृष्ठ हैं उसमें जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। चूंकि होता क्या है समविभव पृष्ठ पर, चूंकि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को, जब हम समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक दूसरे से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, समविभव पृष्ठ में हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है W, ठीक, उस पर अगर हम कोई बल रेखाएं खींचे, ठीक है, उन पे हम अगर कोई भी बल रेखाएं खींचे तो वो कैसी होंगी, समविभव पृष्ठ के ठीक लंबवत होती है, ठीक है। कैसी होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री कोण अंतरित कर रही होती है, ठीक है। तो ये संभव है, ठीक, ये प्रूफ हो चुका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र यानी कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, तो चलिए हमें बता देते हैं कैपेसिटर क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए, जिसमें किसी चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा हम संचित कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक के, अगर वो क्या है,
अगर वो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रहेगा, अगर वो इलिप्स है तो वो इलिप्स रहेगा, अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल रहेगा। उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उनके आकार में हम बिना कोई परिवर्तन किए हुए भी आवेश, जितना आवेश परिपथ को दिया जाता है उसकी पर्याप्त मात्रा हम इकट्ठी कर सकते हैं या संचित कर सकते हैं। तो उस समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उस समायोजन को संधारित्र कहते हैं, यानी कि कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता क्या होती है। क्या होती है संधारित्र की धारिता? इसकी हमें परिभाषा लिखनी है। ठीक है, परिभाषा भी देंगे और क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला भी हम दे देंगे। अगर हम फॉर्मूला दे देते हैं किसी भी परिभाषा के साथ, ठीक, परिभाषा के साथ फॉर्मूला और उसका मात्रक और विभव आती है तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, तो पूरे 2 में 2 नंबर हमें मिलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। तो देख सकते हैं आप, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसके एक प्लेट को, अगर हम क्या करें, किसी संधारित्र की धारिता अगर हमें निकालनी है तो एक प्लेट को दिए गए आवेश, एक प्लेट को दिए गए आवेश दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश उसके दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? धारिता C बराबर Q/V। ठीक, आवेश बटे विभवांतर। ठीक है, जहाँ पे C इसकी धारिता है, Q आवेश है, V क्या है? विभवांतर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। क्या होता है विभव प्रवणता? इसकी हमें परिभाषा देनी है। विभव मापी के तार में जब हम क्या करते हैं, किसी भी विभव मापी के तार में इकाई लंबाई पर, ठीक, इकाई लंबाई पर दिए हुए विभव पतन को, विभव मापी के तार में इकाई लंबाई पर दिए हुए विभव पतन को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, विभव मापी के तार में इकाई लंबाई पर हुए विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम संबंध निकालें तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, जहाँ पे dV/dr क्या है? विभव प्रवणता है। E है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dV/dr विभव प्रवणता है और E आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालक की परिभाषा दीजिए। विशिष्ट चालकता है। ठीक है, यहाँ पे विशिष्ट चालकता है, आप चालकता कर लेना। ठीक, विशिष्ट चालकता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो क्या होती है विशिष्ट चालकता? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/ρ। इसको क्या बोलते हैं? इस सिंबल को बोला जाता है ρ। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। मात्रा किसका क्या हो जाएगा? म्योमीटर। क्या हो जाएगा? म्योमीटर इनवर्स। ठीक, म्योमीटर इनवर्स। ठीक, ये विशिष्ट चालकता की परिभाषा, इसका फॉर्मूला और ये इसका मात्रक। अगर आपको विमा पता है तो आप यहाँ पे विमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल तथा इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में हमें संबंध लिखना है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल तथा इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में हमें संबंध लिखना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है अपवाह वेग Vt बराबर EV/ml और पूरा ब्रैकेट बंद होता है और बाहर क्या लगा होता है? टाउ लगा होता है। ठीक है, जहाँ पे टाउ क्या है? टाउ है आपका श्रांतिकाल, m इसका द्रव्यमान है, v विभवांतर है और l क्या है? इसकी लंबाई। तो ये क्या था? श्रांतिकाल तथा इलेक्ट्रॉन के अपवाह या अनुगमन वेग में संबंध। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख सकते हैं आप। हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसे दो पदार्थों के हमें नाम लिखने हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। अगर हम क्या करें, कोई ऐसे पदार्थ ले लें जिनका हम टेम्परेचर लगातार हाई करते रहें तो उसकी क्या होगी? प्रतिरोधकता घटती जाएगी। उसकी प्रतिरोधकता लगातार क्या होगी? घटती जाएगी। ऐसे दो पदार्थ हैं आपके अर्धचालक। अर्धचालकों को क्या करें, अगर हम लगातार गर्म करें तो इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने के साथ ही घटेगी। और ये तत्व हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर हम जर्मेनियम या सिलिकॉन पर लगातार टेम्परेचर हाई करते रहें, प्रतिरोधकता बढ़ाएं तो इनकी क्या होगी? ये ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है।
हमारा अगला क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर पे हमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन पे डिफरेंस। तो देख सकते हैं आप विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को, यदि हम एकांक आवेश यानी कि ठीक जिसपे कोई एक आवेश, ठीक एक आवेश हो हर जगह पे, चाहे जहाँ पे हो, मान लीजिए कोई परिपथ है, इसमें यहाँ पे भी आवेश समान हो, यहाँ पे भी आवेश समान हो, इस बिंदु पे भी आवेश समान, इस बिंदु पे भी आवेश समान, इस बिंदु पर भी आवेश की मात्रा समान हो, हर जगह आवेश की मात्रा समान हो। जब हम एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करते हैं तो सेल द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। क्या कहलाती है? जब हम एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करते हैं तो जो सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। ये बात हुई सेल के विद्युत वाहक बल की। तो टर्मिनल विभवांतर क्या है उसको देख लेते हैं। जब किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, जब किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने पर, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, इनके बीच पे हम क्या करें, एकांक आवेश, एक समान आवेश प्रवाहित करें, तो इनके बीच में जो किया गया कार्य होगा उन बिंदुओं के बीच उन बिंदुओं के बीच क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। उसे उन बिंदुओं के बीच में हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम बताइए। ठीक है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम कौन सा है? ठीक है, तो किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ में, किरचॉफ के धारा संबंधी नियम में दिष्ट धारा होती है। किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, किसी भी दिष्ट धारा वाले वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चाहे आपकी धारा कौन सी हो, I1 हो, I2 हो, कितनी भी धाराएं हो, अगर किसी भी संधि पर मिलती हैं तो उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा, समेशन I = 0। ये क्या होता है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा घनत्व क्या होता है। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, किसी चालक में किसी बिंदु पर, मान लीजिए यदि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है और इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक है, एक क्षेत्रफल से अभिलंबवत यानी लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धाराएं हैं, ठीक है, उस बिंदु पर इन जो वैद्युत धाराएं गुजरती है, कहीं पे भी गुजरे, इस बिंदु पर उसे क्या कहा जाएगा, धारा घनत्व कहा जाएगा। ठीक है, इसे हम J से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम J से व्यक्त करते हैं। J = फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I/A। ठीक है, चालक में बिंदु पर उपस्थित धारा, प्रवाहित होने वाली धारा बटे उस चालक का क्षेत्रफल। ठीक, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, ठीक है, अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, I/A। मात्रक किसका होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये हमें बताना है। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर जो धारा घनत्व J है, इसके अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर फॉर्मूला होता है आपका E/J। फॉर्मूला क्या होता है,
होता है, रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे, जहाँ पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जे आपका धारा घनत्व है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे तो मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर में चेक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, लॉरेंज बल भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्या एक डेरिवेशन भी पूछा जाता है, पूछ लेता है लॉरेंज बल क्या होता है, इसके आधार पे आपका व्यंजक ज्ञात करने के लिए बहुत आता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को, चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल F है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। उस बल को, गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। इसे F से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कहीं कहीं पे क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी दिया रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो साइन थीटा ये फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का हमें सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमें लिखना है। ठीक है, तो सूत्र होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का M इज इक्वल टू NIA। क्या होता है? M इज इक्वल टू NIA, जहाँ M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, N फेरों की संख्या है, A लूप का क्षेत्रफल है, और I क्या है? I इसमें उपस्थित धारा है। ठीक है, परिक्रमण कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन गोले पर। ठीक है, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमें निकालना था, तो ये था इसका फॉर्मूला। हमारा अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये हमें बताना है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत यह होता है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत यह होता है कि डीज के बीच में लगने वाला जो प्रत्यावर्ती विभवांतर है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाला जो प्रत्यावर्ती विभवांतर है, रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। जो रेडियो की आवृत्ति होती है, डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, तो क्या होता है? किसी बंद वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। ठीक, किसी बंद वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। क्या होता है? गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? इंटेग्रल B.dl। ठीक, इंटेग्रल वेक्टर B.dl इज इक्वल टू म्यू0I। ये क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम और इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का पर लगने वाले बल का हमें सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, धारावाही प्रणालिका के भीतर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल का सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू0 NI अपॉन L, या इसको हम क्या कर सकते हैं, लंबाई अगर ना दी हुई हो तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू0 NI। ठीक है, मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, ये फॉर्मूला धारावाही प्रणालिका के स्थित बिंदु पर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब हम क्या करें, किसी परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ें और उच्च प्रतिरोध में जोड़ें। ठीक है, और उसका प्रतिरोध क्या कर दें, उच्च कर दें। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े उच्च प्रतिरोध से जब हम किसी चालक को जोड़ते हैं तो धारामापी अपने आप वोल्ट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध पर जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है?
हमारा अगला क्वेश्चन है Q आवेश वाला कोई कण v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B की समांतर दिशा में गति कर रहा है तो कण पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है लारेंज बल का? F = QVB sin थीटा। और चूंकि जो कण गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में वो कैसा है? समांतर दिशा में, ठीक है, समांतर दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र के। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है और उसी समांतर दिशा में वो गति कर रहा है, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो F = QVB sin 0 अंश, ठीक है, और साइन 0 का मान होता है 0, ठीक, साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1, इसीलिए क्या आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसका सूत्र हमें लिखना है, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का नियम होता है जो डेल्टा बी है, ठीक है, डेल्टा बी का मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है, वो तीन चार बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई के धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पांश डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है। तो जब अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, ठीक है। तो डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे आई क्या है? जहाँ पे इस फॉर्मूले में आई धारा है, डेल्टा एल अल्पांश लंबाई है, आर इसकी दूरी, ठीक है, ए से जैसे ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु था ना, तो वही आर उसकी त्रिज्या है, साइन थीटा बनने वाले कोण की ज्या है और डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। लेंज का नियम किसे कहते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो लेंज का नियम जब क्या होता है? जब प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है, ठीक है। प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। लेंज ने अपने नियम में बताया कि प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? लेंज का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा हमें लिखनी है, ठीक है। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है इसकी परिभाषा हमें लिखनी है। तो देख सकते हैं आप किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, ठीक है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक ये मान लीजिए कोई स्थान है, इससे लटकाई गई जो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक है, मान लीजिए कोई नाल चुंबक ले लीजिए, ठीक है। एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक इसका साउथ ध्रुव होता है, ठीक है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष नॉर्थ और साउथ, ठीक, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, ये जो ऊर्ध्वाधर तल है इसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, इसे ही चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नति कोण से आप क्या समझते हैं? नति कोण क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो नति कोण वह कोण होता है जो कि चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, इसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है, इसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं? दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो बना न्यून कोण होता है उस स्थान पर दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे अल्फा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है किन्हीं दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य क्यों होता है ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है।
तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है कि इनका जो घटक है वो शून्य होता है। ठीक, ऐसे दो स्थान कौन से, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि वहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री कोण अंतरित होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव का, H इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा आपका फॉर्मूला होता है, और मान है थीटा का मान है 90 डिग्री, तो H इज इक्वल टू बी ई कॉस 90 डिग्री। 90 कॉस 90 का मान होता है 0, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो हम अगर क्या कर दें, बी ई इज इक्वल टू 0 कर दें, तो किसी का भी हम 0 के साथ गुणा कराएंगे 0 आएगा, तो H बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक, तो ऐसे दो स्थान चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हैं जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर नतिकोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में हमें संबंध लिखना है। ठीक है, नतिकोण का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक में हमें संबंध लिखना है। संबंध के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन एच। ठीक है, v क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है tan थीटा आपका नतिकोण है, और v क्या है वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल, यानी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक बटे चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, नतिकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू बी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक का, और जो क्षैतिज घटक का होता है वो होता है h इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको क्या कर दें, एक दूसरे के अपॉन में रख दें, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा, ये tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा v अपॉन एच। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है, तो लेंज के नियम के द्वारा हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कर सकते हैं, क्योंकि लेंज का नियम ही होता है कि प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। ये आपका लेंज का नियम है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, इसकी हमें परिभाषा देनी है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, खुद से ही जब हम क्या करें, मान लीजिए ये कोई वैद्युत परिपथ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करें, पहले इसको 10 वोल्ट विभवांतर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें धारा भी इतनी एम्पियर की बहने लगती है। ठीक है, फिर क्या करें, हम इसके जो ये हमने इसमें विभवांतर दिया था, इसके विभवांतर में फिर से बदलें, 20 कर दें, तो धारा का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम करते रहें तो एक ऐसा समय आएगा इसमें जो विद्युत फ्लक्स फाई है, भाई जब हम इसको विभवांतर दे रहे हैं तो धारा बह रही है और विद्युत फ्लक्स कार्य करने लगता है। ठीक, तो जब इनके मान में परिवर्तन करेंगे धारा बदलेगी, विद्युत फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। जब हम ऐसा करते रहेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये क्या होता है, इसमें परिपथ एक ही है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा स्वयं के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। ठीक है, और अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, एक और कुंडली दी हुई होती है। ठीक है,
ठीक है। तो जब हम इसके मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो इसके मान में भी परिवर्तन होता है, ठीक, इसके मान में परिवर्तन करते हैं तो इसके मान में भी उसी के संबंध होती है, ठीक है। तो इसके मान में भी परिवर्तन होता है, इसके मान में फ्लक्स में परिवर्तन, तो यहाँ पे भी फ्लक्स में परिवर्तन, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो किसी अन्य के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक। स्वयं के कारण उत्पन्न हो स्वप्रेरण, अन्य के कारण उत्पन्न हो अन्योन प्रेरण। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक, ये हमें बताना है, ठीक। तो जब किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के जब किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की एकांक दर होने पर उत्पन्न होता है। किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक का मान है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, बार बार हम धारा के मान में और फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा था ना, उसके कारण प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। तो स्वप्रेरण गुणांक का मान इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब कुंडली में धारा परिवर्तन की एकांक दर, जो कि धारा परिवर्तन की एकांक दर के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि आप कह सकते हैं स्वप्रेरण गुणांक बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब बात आती है अन्योन प्रेरण की। अभी हमने आपको बताया किसी अन्य के कारण प्रेरण उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। तो इसकी परिभाषा होती है किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में अगर हम परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में भी उस धारा के मान में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स का मान जब देख सकते हैं आप, ठीक, पहले क्या होगा? पहले होता है आपका विभवांतर, ठीक है। मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ठीक, पहले होता है विभवांतर और ये दूसरा परिपथ है। पहले हम इसका विभवांतर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगी? धारा का मान बढ़ेगा इस वाले में, ठीक, और इसके कारण इसमें भी बदलेगा। अब जब धारा उत्पन्न होती है तो फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जब विभवांतर में परिवर्तन करेंगे धारा बदलेगी, विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। अब जब हम इनके मान में बार बार तीनों के मान में परिवर्तन करेंगे इस वाली स्वप्रेरण वाली कुंडली में, तो इसके कारण इसमें भी परिवर्तन होगा। जब इसमें भाई बार बार परिवर्तन करने से इसमें क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा I उत्पन्न हो जाएगी, तो इसके कारण इसमें भी उत्पन्न हो जाएगी। तो किसी अन्य कुंडली के कारण जो इसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है। किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ऐसी घटना को ही हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण, यानी किसी अन्य के कारण उत्पन्न प्रेरण। और इसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरण, यानी खुद के कारण, स्वयं के कारण उत्पन्न प्रेरण को हम स्वप्रेरण कहते हैं, अन्य के कारण उत्पन्न प्रेरण को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम में क्या बताया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, मान लीजिए ये हम देख सकते हैं, आप दाएं बाएं में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। जिस साइड डी की आकृति बनती है होती है वो आपका दायां हाथ है, ठीक है, और जिस साइड आपकी बी की आकृति बनती है वो आपका बायां हाथ, ठीक। तो दाएं हाथ की बात हो रही है। तो यदि कहा क्या जा रहा है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार फैलाएं कि ये और ये तीनों ऐसी लंबवत हो कि एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण अंतरित करें। तब क्या होगा? ये जो हमारी जो मध्यमा उंगली है, ठीक, ये हमारी क्या है? तर्जनी, ठीक है। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी की दिशा व्यक्त करेगी और ये जो हमारी मध्यमा उंगली है, ठीक है, ये हमारी मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी और ये जो हमारा अंगूठा है ये चालक की गति की दिशा को व्यक्त करेगा। ये हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और ये हमारी मध्यमा उंगली हमारी प्रेरित धारा I की दिशा व्यक्त करेगी और ये जो हमारा अंगूठा है चालक की गति की दिशा व्यक्त करेगा। ये आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यानी जो आपका AC करंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में अपनी दिशा समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो किसी वैद्युत परिपथ में अपनी दिशा समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, मान लीजिए समय यहाँ पे अभी कुछ ऐसा था तो यहाँ पे ऐसी थी, यहाँ पे नीचे हम समय चेंज कर दे तो फिर ये ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी होती चली जाती है। ठीक है, इस समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे हम समय में परिवर्तन करेंगे तो धारा की दिशा क्या होगी, बदलती जाएगी। ठीक है, कभी मैक्सिमम होगी, कभी मिनिमम हो जाएगी, कहीं फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती। अगला क्वेश्चन हमारा है दिष्ट धारा किसे कहते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जिसे बोला जाता है डीसी करंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, डीसी करंट। ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, और ये होता है आपका डीसी करंट। ठीक, दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो दिष्ट धारा वह धारा है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में, दिष्ट धारा वह धारा होती है जो किसी वैद्युत परिपथ में अपनी दिशा समय के साथ नहीं बदलती। चाहे जितना समय में परिवर्तन करे, अगर उसमें धारा 10 एम्पियर की बह रही है तो धारा समय के साथ नहीं परिवर्तित होगी, जितनी धारा है उतनी ही धारा रहेगी। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जस्ट इसका अपोजिट होती है, समय के साथ इसकी धारा बदलती रहती है। डिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिष्ट धारा परिपथ में। ठीक है, डिष्ट धारा परिपथ में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर में डिष्ट धारा का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। दोनों क्वेश्चन बस केवल इसका केवल घुमा हुआ रूप है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले चाहे इस प्रकार, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि दिष्ट धारा में क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि डिष्ट धारा क्या होती है, जो हमारा डीसी करंट है उसमें समय के साथ जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं होती। लेकिन जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, इसमें क्या होता है, इसमें समय, इसकी जो इसमें हम जो धारा प्रवाहित करते हैं वो समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए जब हम इसमें धारा का मान लगातार बढ़ाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा का यूज़ करते हैं और डिष्ट धारा का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां लिखिए। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की हमें 3 विधियां लिखनी है। ठीक है, तो वो 3 विधियां कौन सी हैं देख सकते हैं आप। भू तरंगों द्वारा संचरण। ठीक है, भू तरंगों द्वारा संचरण वैद्युत चुंबकीय तरंग की विधि है। ठीक है, आकाश तरंगों द्वारा संचरण, ये भी वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की विधि है। ठीक है, और तीसरा नंबर है अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण। भू तरंगों द्वारा संचरण, आकाश तरंगों द्वारा संचरण और अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है देख सकते हैं आप। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है। विद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है, क्योंकि जब आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी। आवेश के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों के नाम हमें बताने हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के नाम हमें बताने हैं। तो जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग होती हैं, सबसे छोटी आपकी रेडियो तरंगे हैं और बड़ी कौन सी है, गामा तरंगे। गामा तरंगे और रेडियो तरंगे एक दूसरे में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में उनके तरंग दैर्घ्यों के बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे बड़ी आपकी गामा तरंगे, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य विकिरण, अवरक्त तरंगे, फिर माइक्रो तरंगे, फिर रेडियो तरंगे और दीर्घ तरंगे कहीं कहीं पे दिया होता है, कहीं कहीं पे दीर्घ तरंगे नहीं दिया होता, केवल रेडियो तरंगे तक ही होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य आपकी गामा किरणों की होती है और सबसे कम आपकी रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंगों, इनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कौन सा है देख सकते हैं आप। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट में हमें क्या करना है, चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है ये बताना है। ठीक है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका वेग होता है प्रकाश की चाल c बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, प्रकाश की चाल c बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है और सी क्या है, प्रकाश की चाल। सी आपकी प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लास 12 फिजिक्स 2024 के संपूर्ण किताब के 50 लघुत्तरीय क्वेश्चंस जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।